भोजशाला का विवाद क्या है और उस पर जो एएसआई की रिपोर्ट आई है उसमें क्या कहा गया है? एक टर्म चलता है लाभ का पद। अभी कहीं के मुख्यमंत्री इसमें आरोपित हो गए थे क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट के इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने होते हैं? राम वन गमन पथ में कौन कौन सी जगह आएंगी? प्लीज आइकन्स। आइए आइए। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। थैंक यू मैम। वैशाली जी अपना मैम। एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। मेरा नाम जैसे वैशाली सोलंकी है। मैं महू तहसील में जिला इंदौर की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग महू से की है और कॉलेज मेडिकेप से किया है। मैं इससे पूर्व आबकारी आरक्षक पद पर कार्यरत रही हूँ और अभी सहायक संचालक वित्त के पद पर कार्यरत हूँ। अब आबकारी आरक्षक और सहायक संचालक वित्त इन दो पदों को संभाल चुकी हैं। अभी सहायक संचालक वित्त के पद पर आप काम कर रही हैं और आपकी पोस्टिंग है भोपाल में। जी ठीक है, तो अभी आप भोपाल से आ रही हैं? नहीं मैम, अभी ट्रेनिंग पोस्टिंग है वो मेरी धार में है, तो मैं धार से। आप धार से आ रही हैं? जी मैम। ठीक है, ये बताइए, महू में आपका जन्म हुआ। जी। महू में एक और भारत के महान व्यक्ति हैं जिनका जन्म हुआ। जी मैम। कौन? बाबा साहेब अम्बेडकर जी। अम्बेडकर। आप मुझे ये बताइए, आप मुझे अम्बेडकर जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए कि उनका जन्म हुआ महू में, जी। उसके बाद उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई और संविधान निर्माण तक की उनकी जो यात्रा थी थोड़े संक्षिप्त शब्दों में बता दीजिए। जी मैम। जैसे कि उनका जन्म महू में हुआ था, वो 6 वर्ष की उम्र तक महू में रहे। उसके बाद वो महाराष्ट्र चले गए थे, उनके मम्मी पापा ये लोग, और वहीं पे उनकी स्कूलिंग हुई। उसके बाद वो यूएसए और लंदन चले गए अपनी पढ़ाई के लिए, जहाँ उन्होंने बहुत सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा। अलग अलग इकोनॉमिक्स में उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की, जिससे उन्हें बहुत अलग अलग क्षेत्रों में ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिससे उन्होंने फिर जब लौट कर वो भारत वापस आए तो उन्होंने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में अपना योगदान दिया। ठीक है, भारत के संविधान निर्माण में क्या किन्हीं महिलाओं का कोई योगदान रहा है? जी मैम। जैसे कि राजकुमारी अमृता कौर जी थी, जिन्होंने जो संविधान सभा की सदस्य थी और 15 महिलाओं में से एक थी जो संविधान सभा में उस वक्त थी। और मैम अभी मैं नाम याद नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। वैशाली, आप अभी धार से आ रही हैं जैसा कि आपने बताया। जी मैम। भोजशाला के विवाद की जानकारी आपको होगी, जी है ना? भोजशाला का विवाद क्या है और उस पर जो एएसआई की रिपोर्ट आई है उसमें क्या कहा गया है? मैम, भोजशाला का विवाद, जो राजा भोज थे उन्होंने वहाँ पे एक संस्कृत विद्यालय स्थापित किया था, जहाँ सरस्वती माता जी की जो मूर्ति स्थापित थी, वहाँ से वो शुरू होता है। उसके बाद जब मुगल कालीन इतिहास वहाँ हुआ तो वहाँ पर मस्जिद का उसके जस्ट पास में मस्जिद का निर्माण किया गया, जिससे वहाँ पे विवाद बढ़ता चला जाता है। जैसे हर सुबह वहाँ पर पूजा होती है और जैसे इस्लाम धर्म में जुम्मे के दिन वहाँ पर नमाज होती है, तो वहाँ पर वो विवाद एक बढ़ता है। और वही स्वरूप किसी ऐसे दिन जैसे बसंत पंचमी के दिन या ईद के दिन जब एक साथ पूजा होने की या एक साथ श्रद्धा की बात आती है, तो वहाँ पर वो विवाद बढ़ता चला जाता है। एएसआई रिपोर्ट के बारे में हमें भी जानकारी। अच्छा, वहाँ पर जैन धर्म के लोगों ने भी अपना कुछ दावा ठोका है भोजशाला को लेकर के, आपको उसकी जानकारी है? कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? मैम जहाँ तक मैं याद करूँ 1921 के आसपास। किसने की थी? किसको भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है? जॉन स्मिथ। नहीं, आप इसको देखिएगा। जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जी, उसमें मध्य प्रदेश की 3 साइट्स आती हैं फिलहाल, और संभावित जो सूची है उसमें कौन कौन से स्थल शामिल हैं? मैम मैं ओरछा को शामिल करने की बात कही गई है, मांडू को उसमें शामिल करने की बात कही गई है, ये 2 के बारे में। अच्छा, मध्य प्रदेश सरकार अभी 3-4 प्रोजेक्ट्स पे बहुत तेजी से काम कर रही है, जिसमें से एक है श्री कृष्ण पाथे, एक है राम वन गमन पथ, एक है ओरछा में राम राजा सरकार का जो मंदिर है उसके आसपास के स्थलों को डेवलप करने का प्रोजेक्ट, और एक है देवी धाम सलकनपुर। जी मैम। तो आप इन चारों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दे दीजिए हमें। राम वन गमन पथ में कौन कौन सी जगह आएंगी? मैम इसमें सतना, रीवा और जो सिंगरौली से रास्ता जो गुजरता है वहाँ वो वाला पथ आएगा, जहाँ पर राम जी जब अपने वनवास में निकले थे उस पथ पे कार्यरत थे, वहाँ वो वाला एरिया है। और सलकनपुर में मैम जो विंध्य पर्वत पर सलकनपुर माता जी का जो मंदिर है, बिजासन माता जी का, उस पे देवीलोक की स्थापना करने की बात कही गई है। ठीक है। और कृष्ण पाथे मैम इसकी जानकारी नहीं। थैंक यू सर।
वैशाली जी, जी सर। आपको तो थोड़ा बहुत अनुभव भी है प्रशासनिक सेवा में। जी। एक टर्म चलता है लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जी सर। सुना है आपने इसके बारे में? जी सर। बताइए हम लोगों को ज़रा इसके बारे में। सर कोई भी पद, जैसे हम एक पद धारण करते हैं तो वहाँ से हमें जो सरकार की तरफ से वेतन मिलता है, वेतन भत्ते सारे मिलते हैं, लेकिन हम उसके अतिरिक्त कोई और पद को भी ऐसा धारण कर लेते हैं जहाँ से हमें इलीगली मतलब जैसे हम अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम लाभ का पद कहते हैं। ये तो बहुत सतही परिभाषा हो गई, कुछ संवैधानिक रूप से बताइए। सॉरी सर, हम पढ़े। अभी कहीं के मुख्यमंत्री इसमें आरोपित हो गए थे क्या, किसी राज्य के? सर राज्य ने दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के हुए थे लास्ट ईयर्स। कहाँ पर? सर दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में। अच्छा, आप वित्त लेखा सेवा में हैं, अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे यहाँ कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, कैग के बारे में सुना होगा आपने। एक शब्द है कॉम्प्ट्रोलर और एक है कंट्रोलर। जी सर। है ना, हिंदी में तो हम दोनों को नियंत्रक कहते हैं। जी सर। तो हम इसको कंट्रोलर क्यों नहीं कह देते हैं, कॉम्प्ट्रोलर क्यों कहते हैं इसको फिर? कभी इस विषय में नहीं सोचा? सॉरी सर। क्या काम है इसका? सर जो भारत के लेखा जितना भी वित्त से संबंधित कार्य होता है, उसकी लेखाओं से संबंधित कार्य होता है, वो कैग जो है उनके अंतर्गत होता है। प्राइवेट कंपनियों का लेखा परीक्षण कर सकता है कैग? सर प्राइवेट कंपनीज का जहाँ पर सरकार की तरफ से उनको राष्ट्रपति जी की तरफ से उनको ऐसा कहा जाता है तो वो कर सकते हैं। अदरवाइज जहाँ पर सरकार की हिस्सेदारी होती है उन एंटरप्राइजेस का वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने निवारक नज़रबंदी पे बहुत सारी टिप्पणियां की हैं। सुना है निवारक नज़रबंदी के बारे में आपने? नो सर। नहीं सुना? प्रिवेंटिव या प्रिवेंटिव डिटेंशन? यस सर, प्रिवेंटिव डिटेंशन। हाँ। यस सर। एक होता है दंडात्मक नज़रबंदी, एक होता है निवारक नज़रबंदी। जी सर। दोनों में क्या डिफरेंस है? सर जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है वो अपराध, जब ऐसा लगता है कि अपराध होने की संभावना है तो उसके पहले हम उनको नज़रबंद कर देते हैं ताकि ऐसी कोई सिचुएशन ना आए जहाँ पर ऐसा कोई दंड हो सके। और जो दंडात्मक हाँ, नज़रबंदी। जी, उसके अंतर्गत सर अगर दंड हो गया है उसके बाद उनको किसी ऐसी जगह पर रखा जाता है, जैसे अभी रीवा में हुआ था कि बहुत हड़कंप मचा था तो एक नेता को एक होटल में रखा गया था ताकि थोड़ा सा उस चीज़ को हम ईज कर सकें, वहाँ की सिचुएशंस को हैंडल कर सकें। अच्छा, किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है, एक आम आदमी को, उसे क्या फैसिलिटीज़ मिली हुई है तुरंत गिरफ्तारी करते समय, जब उसे पुलिस गिरफ्तार करने अगर आई है? जी सर। उस समय उसको क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या उसको एमिनिटीज़ हैं, वो क्या कर सकता है? सर जब गिरफ्तार अगर किसी को किया जा रहा है तो 24 घंटे के अंतर्गत उनको जो न्यायिक फैसिलिटी है वो दी जानी चाहिए कि उनको उनके वकील से या उनको मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर उपलब्ध करवाना चाहिए। उनको खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। ये अभी मैं 2 याद कर पा रही हूँ। ठीक है, चलिए सर। वैशाली जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि आप, और जैसा कि आप वर्णन है इसमें, वित्त विभाग में भी आप कार्यरत हैं। जी सर। तो जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो भोपाल में है, तो धार में क्या है? सर जो जिला कोषालय होते हैं, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी जिनको कहते हैं। अच्छा। तो जो सहायक संचालक है, जब हम इसमें 4 साल का एक्सपीरियंस गेन करते हैं उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर के तौर पे कार्य करते हैं, तो वहाँ की ट्रेनिंग। तो अभी आप डिस्ट्रिक्ट जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है उसकी हेड हैं या फिर वहाँ नहीं पे सर, एडिशनल ट्रेजरी ऑफिसर के तौर पर हम वहाँ पर अभी सहायक के तौर पे, एडिशनल के तौर पे आप वहाँ? जी सर, ट्रेनिंग ले रहे हैं। अंडर ट्रेनिंग? यस सर। ओके, बेसिकली आपका जॉब प्रोफाइल क्या है? सर जितने भी जो जिले के अंतर्गत वित्त से संबंधित कार्य होते हैं, बजट रिलेटेड कार्य होते हैं, लेखा से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो पूरे जिले के जिला कोषालय के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जैसे स्ट्रॉन्ग रूम्स होते हैं कि ईवीएम मशीन्स को रखना या बैलेट पेपर्स को रखना, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उसी के अंतर्गत आती है। एक्सपेंशनरी या एक्सपेंसिव आप देखते हैं या फिर आप इसके साथ साथ में रेवेन्यू जनरेट है वो भी देखते हैं? नहीं सर, वो रेवेन्यू जनरेशन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स अपना देखते हैं। पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स भी अपना एक्सपेंसेस खुद देखते हैं, वहाँ से वो बिल पास करके देते हैं और हम सिर्फ उनको भुगतान करने की प्रक्रिया करते हैं। अच्छा, आपका अथॉरिटी सिग्नेचर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बाकी जो रेवेन्यू जनरेट करना है, एक्सपेंसेस करना है वो अलग से कोई देखता है। ठीक है, तो फाइनेंस
के बारे में तो आप अच्छी सी जानकारी रखते ही होंगे। जी सर, हाँ, थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत। यस सर। चलिए, तो आप मेरे को इतना सा बता दीजिए कि कौन कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जो राज्य के 2017 से पहले हुआ करते थे इंडिपेंडेंट, है ना, और फिर जीएसटी आया तो जीएसटी में ऑलमोस्ट सारे टैक्सेस जीएसटी में कन्वर्ट हो गए। तो कौन कौन से टैक्स हैं जो आपने मतलब स्टेट्स ने बचा लिए हैं कि ये जीएसटी में शामिल नहीं होंगे? सॉरी सर। आप इसी रिलेटेड हैं? यस सर। अभी सॉरी सर, हम इसके बारे में पढ़ने की कोशिश करें। क्यों, आप आबकारी विभाग से आई हैं सर तो एक, लीकर पे लगने वाला जो एक सारा टैक्स है, उत्पाद कर है जो स्टेट रखती है, ये अभी, और एक मनोरंजन कर अभी मैं याद कर पा रही हूँ, उसके अलावा अभी याद नहीं कर पा रही। टोटल नंबर ऑफ टैक्सेस पता है आपको स्टेट्स के कितने होते हैं इनडायरेक्ट? सॉरी सर। सेंट्रल गवर्नमेंट के इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने होते हैं, मतलब कितने होते थे? सर अभी तो जीएसटी, सॉरी सर, नहीं। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में जानकारी नहीं है? सर जानकारी है बट अभी याद नहीं कर पा रही। चलिए, डायरेक्ट टैक्स के बारे में जानकारी है आपको थोड़ी? जी बहुत? सर। तो डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स को कहते हैं। जी सर। तो एक व्यक्ति के पास में मीन्स ऑफ इनकम क्या क्या हो सकते हैं जो टैक्स अधिनियम 1961 के तहत प्रावधान के तहत बताए गए हैं कि एक व्यक्ति के पास में यहाँ से इनकम आएगी, और टोटल मिला के सोर्स बताए गए हैं 5। तो क्या उन 5 सोर्सों का वर्णन कर देंगे आप हमें? सॉरी सर। चलिए कोई नहीं, आप हमें इतना सा बता दीजिए, एफएसडीसी क्या होता है? ये भी फाइनेंस से रिलेटेड है। सॉरी सर। सेंट्रल गवर्नमेंट में फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? सॉरी सर। वैशाली जी, कोई आपकी 2 विशेषताएं हमें बता दीजिए जिससे कि हमें आपको प्रमोशन करने में थोड़ी मदद मिले कि जो आप चाहती हैं वो पद आपको मिल जाए। सर मैं बहुत लगनशील हूँ अपने काम के लिए, काम के प्रति, और दूसरी ये कि मैं हमेशा टीम वर्क में काम करना बिलीव करती हूँ। तो ये 2 मेरी अभी विशेषताएं। चलिए वैशाली जी, धन्यवाद। वैशाली जी। मध्य प्रदेश में निवेश को आमंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे प्रयास किए हैं। जी सर। बहुत सारी रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव्स हुई हैं, है ना? Yes, ma'am. कहाँ कहाँ पर हुई हैं अब तक इस वर्ष में? अभी मैम उज्जैन में एक हुई थी जिसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए काम किया गया था, और इससे अभी रिसेंटली ग्वालियर में एक हुई है। टोटल कितनी हुई हैं मैम नंबर्स? अच्छा कोई बात नहीं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कब आयोजित किया जाना है और कहाँ आयोजित होना है? सॉरी मैम, आपको जानकारी नहीं है, कोई बात नहीं है। भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में तो आपको जानकारी होगी ही। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का कहना है, जिन्होंने उस समय भोपाल गैस त्रासदी के लोगों को देखा था या उनकी डेड बॉडीज़ के पोस्टमार्टम किए थे, और वो आज भी हैं और वहाँ के लोगों को देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि अभी तक वहाँ पर उस क्षेत्र में जो लोग हैं उनके ऊपर उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो दिखाई देते हैं। जी तो वर्तमान में वो साइड इफ़ेक्ट्स किन किन रूपों में दिखाई देते हैं? मैम जो लोगों पर दिखने वाले, कुछ किसी को मानसिक विकृति हुई थी तो वो उनके जीन्स में आज भी देखने में मिलती है कि उनके जनरेशन में वो इफेक्ट है, और किसी को जैसे पैरालिसिस होना, उससे जो शारीरिक विकृति है, वो जो आज भी लोग जीवित है वो उस चीज़ को बिलीव नहीं, करते जो हैं। उस समय के जीवित लोग हैं उनमें तो है, नेक्स्ट जनरेशन में भी जी वो मैम, प्रॉब्लम दिख रही है? जनरेशनल में सिर्फ मानसिक विकृति देखने को मिल रही है, और एक मतलब अभी हमें ये वाली चीज़। ठीक है, आप मुझे ये बताइए, आपने क्योंकि कंप्यूटर्स की भी पढ़ाई की है, बीई किया है आपने, जी मैम। एआई बेस्ड कुछ आप मुझे ऐप्स या टूल्स या कुछ भी इस तरह के उनके नाम बता सकती हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड हो और जिनका हम प्रयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में? दैनिक जीवन में जी मैम, जैसे कि हम सीरी का यूज़ करते हैं एप्पल के द्वारा, वो भी एक एआई बेस्ड है। ऐसे ही हम एक माइक्रोसॉफ्ट का सिस्टम यूज़ करते हैं, उसका अभी मैं नाम नहीं याद कर पा रही, वो भी एआई बेस्ड है। और जैसे एक नेविगेशन के लिए यूज़ होता है, जो जैसे कैंट एरिया में अभी महू में यूज़ हो रहा है टू सर्वे करने के लिए, तो वो भी एआई बेस्ड टूल है। ठीक है, अभी एक न्यूज़ आई थी कि गूगल मैप ने किसी व्यक्ति को जो रास्ता दिखाया वो एक अध बने पुल का था, अर्धनिर्मित पुल का था, और जिस वजह से वो गाड़ी पुल से गिर गई और उसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई। आप मुझे बताइए कि जो ये गूगल मैप है उसका नेविगेशन कैसे होता है और उसकी क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं?
जो गूगल मैप्स का नेविगेशन होता है मैम, वो सैटेलाइट्स के थ्रू होता है, तो वो कैप्चर्स करते हैं पिक्चर्स को कि जिस रास्ते पे उनको पिक्चर्स वो बहुत फ्रीक्वेंटली लेकर उसको नेविगेट करने की कोशिश करते हैं, या जो उस रास्ते पर पहले गया हो उसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं, वहाँ से वो नेविगेट करते हैं। और उसकी लिमिटेशंस ये है कि वो कभी गलत बताते हैं, कभी ये होता है कि जैसे कोई ग्रामीण रास्ता भी है, अगर कोई अर्ध बना रास्ता है या कोई अभी बन रहा है, ऐसी चीज़ें वो उसको भी एक फुल फ्लेजेड रोड की तरह मैप कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है। आप मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग इन दोनों के बीच का अंतर समझा दीजिए। मैम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक क्वालिटी डेवलप करने की कोशिश की जाती है, जिसमें हम मानव की तरह सोचने की शक्ति को डेवलप करते हैं। वहीं मशीन लर्निंग एक जो लैंग्वेज के थ्रू है, जिससे हम इसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि अभी हमने हाल ही में कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया है? मैम, अभी मैं नाम याद नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जो US बेस्ड लॉन्चिंग सिस्टम है उससे हमने किया, जो 45,000 के क्या नाम है उस रॉकेट का जिसे लॉन्च किया है? मैम, वो नाम कोई बात नहीं। आपको प्राकृतिक स्थलों पर घूमना पसंद है और साइकिलिंग करना पसंद है। जी मैम। वैशाली, साइकिलिंग किसी आदमी की हॉबी कैसे हो सकती? मतलब आपको जब खाली समय मिलता है तो आप साइकिल लेके निकल जाती हैं घूमने? मैम, जो आसपास के एरिया हैं उनको देखने का जो घूमने का वो है, तो वो मैं साइकिल के थ्रू पूरा करती हूँ। जैसे भी मैं थोड़ा स्ट्रेस में तो मैं कहीं बाहर निकलती हूँ और उसको साइकिल से ही कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ, ताकि आसपास के जो एरिया है, जो ऑब्जर्वेशन है, जो लोगों से मिलना है। आपने मध्य प्रदेश के कौन कौन से प्राकृतिक स्थल देखे हैं अभी साइकिल से? मैम, जो महू के आसपास के जितने एरिया हैं वो मैं साइकिल से ही कवर की हूँ। अच्छा, ठीक है, तो बताइए उनके बारे में कुछ। जैसे मैम, पातल पानी, चोरल डैम, जाना पाव, ये सारी जगह मैं साइकिल से गई हूँ। अच्छा, ठीक है। साइकिल किस पार्टी का चुनाव निशान है? सॉरी मैम। मध्य प्रदेश में वो राजनीतिक दल जो है चुनावों में भी सहभागिता कर चुका है। सॉरी मैम। अच्छा, ठीक है। मेरा आपसे आखिरी सवाल है वैशाली जी, आप मुझे ये बता दीजिए कि मध्य प्रदेश में जो इकलौती महिला मुख्यमंत्री रही हैं उमा भारती जी, उनका कार्यकाल क्या था? मैम, वो 2003 से रही थी। किस डेट से किस डेट तक? सॉरी मैम। कोई बात नहीं, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू पूरा होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू मैम। प्लीज मैम। आइए, बैठिए। तो वैशाली, यस मैम। कैसा रहा आपका अनुभव हम लोगों के साथ? अनुभव तो अच्छा रहा, बट इंटरव्यू थोड़ा अच्छा नहीं रहा। कहाँ लगता है आपको काम करने की ज़रूरत है अभी? मैम, अभी बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। अभी जस्ट डिपार्टमेंटल ख़त्म हुआ हमारा, तो एग्ज़ाम तो उसमें लगे हुए थे, तो थोड़ा पढ़ नहीं पाया। आपकी एक्चुअली जो पोस्टिंग है वो कोषागार में है, ट्रेजरी में है? जी मैम। अच्छा, कोषागार में ही रहती। हाँ, ठीक है। तो ट्रेजरी में ही आपकी पोस्टिंग रहेगी, मतलब Yes, ना? ठीक है, यानी कि आप वित्त निरीक्षक लिखा है ना आपने? सहायक संचालक वित्त, क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में? मैम, असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस, ठीक है। तो कोषागार से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं जी उनको अच्छे से पढ़िए। जो चीज़ें आपने ट्रेनिंग में सीखी हैं उनको अच्छे से पढ़िए। ट्रेजरी क्या होता है, कौन सी निधि है, क्या है, कौन से अधिकारियों को किस निधि से वेतन मिलता है, कौन से जैसे जो राजनीतिक पद हैं वो कहाँ से वेतन लेते हैं, जैसे मुख्यमंत्री जी हैं किस निधि से वेतन उनको मिलेगा, राज्यपाल हैं किस निधि से उनको वेतन मिलेगा, पेंशन क्या है, वेतन कितना है, ये सब जानकारी आप अच्छे से करके जाइएगा। यहाँ पर आपसे उस तरह के सवाल पूछे जाने अपेक्षित हैं, है ना? महू से आप आती हैं तो अम्बेडकर जी से सवाल तो होना ही होना है। यस। मैंने वो जल्दी में कि आपसे एक मोटी मोटी जानकारी मुझे मिल जाए, मैंने आपको ऐसा सवाल दिया। सामान्य तौर पर उनके दर्शन के बारे में, उनकी फिलॉसफी के बारे में, या फिर वो बुद्धिज़्म को क्यों उन्होंने बाद में ग्रहण किया, कब किया, क्या था, फिर बुद्धिज़्म से सवाल आपसे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी जो है स्मारक भी हैं और बहुत सारी चर्चा है जो उस पर की जा सकती है। बुद्धिज़्म पे बुद्धम शरणम गच्छामि और धम्म क्या है, अशोक का धम्म क्या है एंड ऑल, उस पर आपसे बात हो सकती है। अब आप जो है आपने प्राकृतिक स्थलों पर घूमना और साइकिलिंग अपनी हॉबी लिखी है, तो बेटा साइकिलिंग तो क्या हम लोग स्कूल जब गाँवों में पैदा होते हैं तो स्कूल जाना, कॉलेज जाना साइकिल से करते हैं, तो इसलिए वो हम लिख देते हैं। पर अभी तो मुझे नहीं लगता कि आप साइकिल लेके निकल भी पाती होंगी जहाँ पर आप काम कर रही हैं, तो आप उसको उसी तरह से बताइए। अननेसेसरी जस्टिफाई करने की कोशिश मत करिए
कि मैंने आसपास की चीज़ें साइकिल से देखी हैं, क्योंकि कहाँ ही साइकिल लेके आप इधर उधर पहाड़ों पे और पहाड़ी पे भटकेंगे। आप बताइए कि सर बचपन में मैं स्कूल जाती थी तो मेरी सेहत के लिए भी अच्छा था और मुझे मज़ा भी आता था, हम लोग सब दोस्त ग्रुप में जाते थे, तो तब से मुझे साइकिल चलाना पसंद है, इसलिए मैंने साइकिलिंग को अपनी हॉबी लिखा हुआ है। आज भी अगर हम लोगों को मौका मिलता है तो हमारे जो दोस्त हैं, जो साथी हैं, हम लोग संडे को या छुट्टी के दिन हमने अपना एक ग्रुप बना रखा है और हम लोग टारगेट बना के कि आज हम 10 किलोमीटर साइकिल चलाएंगे, निकल जाते हैं और चला लेते हैं। आप देखिए भोपाल में वो VIP रोड पे अक्सर प्रशासक लोग हैं जो साइकिलिंग के इवेंट करते रहते हैं, या इस तरीके के बहुत सारे साइकिलिंग ग्रुप बने रहते हैं कि भाई रोज़ तो समय नहीं मिल रहा है लेकिन मज़ा आता है, तो किसी एक दिन चुन लिया महीने में एक संडे और 20 किलोमीटर साइकिल चला ली और आराम से गए और फिर ब्रेकफास्ट करके वापस आए, और उससे उनका मनोरंजन भी हो जाता है और उनकी हॉबी भी पूरी हो जाती। तो ये मत बताइए कि मैं साइकिल से घूमती हूँ। अब आप एक प्रशासक हैं तो घूम ही नहीं सकती आप साइकिल से, मतलब आप चाह के भी नहीं घूम सकती हैं। हो सकता है वो पूछें कि अच्छा आपको इतना शौक है। हमारे पास ऐसे भी बच्चे आते हैं जो बेचारे जस्टिफाई करते करते ये भी बोल जाते हैं कि हम साइकिल से अपने ऑफिस चले जाएंगे, तो कि पॉसिबल नहीं। तो आप वही सच्चाई बताइए जो है, और प्राकृतिक स्थल जो आसपास है उनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि प्राकृतिक स्थलों पर घूमना आपकी हॉबी है। तो मैंने आपसे संभावित विरासत स्थल पूछे, उनको थोड़ा पढ़ लीजिए कि ये संभावित की सूची में शामिल है, ये 3 है, सबको पता है जी। तो इसलिए आपसे संभावित पूछे जाने की वो है, और आपके ऊपर क्या है, दोहरी जिम्मेदारी है। एक तो ये कि आप इस इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करें, दूसरी ये कि आप पहले से प्रशासक हैं तो उस नाते अच्छा परफॉर्म करें, है ना। हालांकि आपके कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, बट आई विल सजेस्ट कि आप थोड़ा सा GST वगैरह पढ़ लीजिए, है ना। GST, सेंट्रल GST, स्टेट GST, GS का मामला है ना। कब GST काउंसिल क्या है, कौन अध्यक्ष होते हैं, क्या होता है, GST को लेकर के अधिकार क्षेत्र को लेकर के क्या विवाद होते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में। कई बार खिंचातानी भी होती है ना कि ये इसमें होना चाहिए, उसमें होना चाहिए, किस पे GST है, किस पे नहीं है। और आप आबकारी विभाग में रही हैं, और उमा भारती जी ने शिवराज सिंह जी के लास्ट वाले कार्यकाल में शराबबंदी को लेके अभियान चलाए थे, बहुत कोशिश की थी, मतलब वो अकेली थी इसलिए भले ही उसका कोई असर ना हुआ लेकिन किया था। तो एक तो आपके सिलेबस में आता है, इसलिए पढ़ लीजिए कि कब से कब तक मुख्यमंत्री रहीं। दूसरा क्योंकि उन्होंने शराबबंदी के अभियान चलाए थे उस समय में जब आप उस विभाग में काम कर रही थी। और तीसरी चीज़ ये भी देख लीजिएगा कि अगर आज की डेट में मध्य प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी जाए तो कितना रेवेन्यू लॉस होगा मध्य प्रदेश को, क्योंकि आप वित्त विभाग में हैं, इस तरीके के सवाल अपेक्षित हैं। अब आप धार से आती हैं, भोजशाला को अच्छे से पढ़ लीजिए, है ना। और भोजशाला की तरह ही और जो विवाद अभी भारत में जहाँ जहाँ भी चल रहे हैं उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए। हो सकता है उसमें कुछ ऐसे भी सवाल हों जिन पे आपको थोड़ा सा फंसाने की कोशिश की जाए इस तरह से, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि शब्दों का चयन बहुत सावधानी से करिएगा। और मुझे तो लगता है कि ठीक है, दोनों चीज़ें चल रही हैं तो वो भी ठीक हैं, हाँ जी। लेकिन ठीक है, अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार जो चीज़ें बताई जाएंगी उस हिसाब से भी फैसला हो तो वो भी ठीक है। जो फैसला प्रशासन करेगा वही सर्वोच्च है, संविधान के अनुसार जो सही होगा वही सर्वोच्च है। लेकिन भोजशाला पे SI की रिपोर्ट जो है ना, उसकी कुछ चीज़ें हैं बाहर, उनको पढ़िए आप जी, क्या है, क्या बताया है, वो जानकारी इकट्ठी कर लीजिए। बाकी आप सेलेक्टेड हैं, प्रशासक हैं, तो आपको अन्य कोई औपचारिकता बताने की ज़रूरत है नहीं। एंट्री, अभिवादन सब बढ़िया है। ड्रेस आपको भी पता है, साड़ी पहन के आप जाएंगी सब। अरे भोपाल गैस कांड क्योंकि हुआ था जब आपकी इंटरव्यू की डेट है उस समय पे, तो थोड़ा सा पुराना कि कौन सी कंपनी, मतलब मुझे नहीं लगता कोई रेलेवेंस, लेकिन वहाँ कई बार पूछ लेते हैं कि वो हुआ था तो क्या है। और आज भी उसके प्रभाव दिखते हैं, जो आपने बताया उसी तरह के प्रभाव दिखते हैं, तो वो चीज़ें ठीक जी। तो कम्युनिकेशन के लेवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब चीज़ें ठीक हैं। आपको करंट अफेयर्स को एटलीस्ट मुख्यमंत्री जी के निवेश जहाँ जहाँ से वो जितना लाएं, क्योंकि आप वित्त विभाग में अच्छे से पढ़ जी, ठीक है। बाकी ठीक है। कोई सवाल आप पूछना चाहती हैं? मैम वो एक डैफ में हमने आबकारी जो उसमें लिखा था सेवारत हैं, तो मैंने सिर्फ सहायक संचालक लिखा और उसके पहले आबकारी आरक्षक नहीं लिखा, तो वो लिखना है वहाँ पर डैफ के अंदर वो हिंदी में लिखा है जहाँ अभी आप सहायक संचालक वित्त है ना, तो यही लिखिए, यही लिखिए। उसके पहले वाला नहीं लिखिए, उसके पहले वाला नहीं लिखना चाहिए। ये आप जब उस दिन जाएंगे तब आपसे भरवाया जाएगा ना वहाँ पर। नहीं मैम, पहले से सबमिशन। तो अभी आप इंदौर में हैं, आप एक काम करिए, एक बार फिजिकली वहाँ जाकर पता कर लीजिए जी एक बार, क्योंकि वहाँ आयोग के नियम की जानकारी पता चले, मैं आपको बताऊं और कोई चीज गलत हो जाए। वैसे तो जहाँ पे आप कार्यरत हैं वही लिखना चाहिए। वही अभी हमने जस्ट देखा तो मैंने बोला वो हिंदी में सेवारत हैं लिखा है, तो सेवारत है मतलब अभी आप जहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि जो जहाँ पहले रहे वो भी बताना पड़ता हो, तो एक बार फिजिकली जाके पूछ लीजिएगा, वो आपको ज़्यादा बेहतर बता देंगे उसके बारे में। बाकी ठीक है, ठीक है, थैंक यू, चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।